दोस्तों नमस्कार। नेहरू को बहुत बड़ी जीत मिली इसी पार्लियामेंट के भीतर। राजीव गांधी को बहुत बड़ी जीत मिली इसी संसद में। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को भी इस संसद ने बाखूबी देखा है। कितने भी लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्रियों को याद कर लीजिए, लेकिन आज तक भारत के संसदीय इतिहास में कभी ऐसा मौका आया ही नहीं कि विपक्ष के नेता को सदन के भीतर बोलने की इजाजत नहीं हो, या वो बोलने के लिए जैसे ही खड़ा हो वैसे ही तमाम नियम कायदों को जिक्र करते हुए उनको बोलने से रोक दिया जाए। क्या यह डर है या फिर यह कुछ और परिस्थितियां हैं? क्योंकि एक सच तो है, 2014 में जब बीजेपी चुनाव जीत कर आई तो कांग्रेस ही नहीं बल्कि किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतने सांसद थे ही नहीं कि विपक्ष के नेता के तौर पर उस पार्टी को मान्यता मिलती कि उसका नेता विपक्ष का नेता होगा। और 2019 में भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सत्ता, एनडीए के साथ गठजोड़, और इन सब के बीच विपक्ष की हैसियत थी ही नहीं कि विपक्ष के नेता के तौर पर उसको औपचारिक तौर पर मान्यता दे दी जाए। पहली बार बात डगमगाई 2024 में, जब कांग्रेस के सदस्य संख्या इतने हो गए कि विपक्ष का नेता अब हो सकता है, और उसी प्रक्रिया में राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए। लेकिन सवाल है, जब इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने अपनी लोकप्रियता, अपनी ताकत और इमरजेंसी लगाकर भी विपक्ष के नेता को बोलने से नहीं रोका, तो इस पीरियड में ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी अगर संसद के भीतर बोल देंगे तो सत्ता के लिए मुश्किल हो जाएगी? यह किसी के लिए भी हैरत अंगेज स्थिति हो सकती है। लेकिन सच है क्या? क्या वाकई यह सच है कि बीते 10 से 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि देश के भीतर बनी, वह एक झटके में राहुल गांधी के बोलने से धराशायी हो जाती? या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि बनी वह चकनाचूर हो जाती? या फिर इस दौर में जिस नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अक्सर सेना के साथ हर त्योहार के मौके पर खड़े नजर आते रहे, और सैनिकों के बीच में उनकी मौजूदगी, और इन सब के बीच जिस राष्ट्रवाद की उद्घोषणा उन्होंने लगातार, यहां तक कि सैनिकों की वर्दी को पहनकर भी किया, राहुल गांधी के बोलने से क्या वह सब कुछ धराशायी हो जाता? या फिर दुनिया के भीतर इस वक्त जब एप्स्टाइन फाइलों का जिक्र चल पड़ा है और 10 देशों में इस्तीफे हो गए हैं, और भारत के प्रधानमंत्री की वैसी छवि तो है ही नहीं, यह छवि जो बीते 11 वर्षों में बनी, वो एक झटके में क्या एक एक बात अगर खुलती चली जाती तो सब कुछ चकनाचूर हो जाता। और इसीलिए यह आदेश दे दिया गया कि किसी भी हालत में राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। क्योंकि इस दौर में 4 सवाल बहुत बड़े हुए। पहला सवाल भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता को लेकर अमेरिकी डील के जरिए उभर कर आया। क्या अमेरिका इस वक्त भारत की संप्रभुता और उसकी स्वतंत्रता को कुछ भी नहीं समझता है? दूसरा सवाल उसी डील से जुड़ा हुआ था कि भारत के जो संबंध रूस के साथ रहे हैं, और चीन को लेकर जो उसने संदेहास्पद स्थिति 1962 के बाद से अपनी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया, वह एक झटके में इस दौर में पलट गया। चीन के साथ बढ़ते हुए आर्थिक संबंध तो मेक इन इंडिया के नारे में समाहित हो गए, और रूस के साथ जो संबंध भारत के सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत रहे, वह भी अमेरिकी दिशा निर्देश के बाद खुले तौर पर धराशायी होते हुए नजर आने लगे। और तीसरा सवाल भारत के भीतर की वह परिस्थितियां जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की अपनी मान्यता, खुद की छवि को लेकर जो उन्होंने गढ़ी और बनाई, उसने खुले तौर पर यह ऐलान किया कि इससे बेहतरीन परिस्थिति किसी प्रधानमंत्री के काल में उनकी ताकत के साथ कभी नहीं रही, और जिस लोकप्रिय अंदाज में और जो कड़े निर्णय लेने की स्थिति में वो चाहे पाकिस्तान पर
छोटा हमला ही करने का क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने किया जो इससे पहले होता नहीं था। और चौथी परिस्थिति इस दौर में उभर कर आई कि एक ऐसा शख्स जो हर चुनाव जीतता है, चुनाव जीतते जीतते इस देश के भीतर दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी को जनता चुनना ही नहीं चाहती अगर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, तो क्या चुनाव जीतना अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विश्व गुरु के मान्यता के साथ लेकर चलना, व्यापारिक तौर पर भारत की डील को भारत के साथ भारत के हितों को जोड़ना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तमाम परिस्थितियों के बावजूद हर देश के साथ संबंध बनाते हुए इस बात का ऐलान करना कि जो हमारे हित में होगा वही हम करते हैं, हम कभी झुकते और डिगते नहीं हैं। इन चार सवालों के इर्द गिर्द अगले चार सवाल इसी देश के भीतर पैदा हुए। पहला सवाल था, इस देश के भीतर इतनी बेरोजगारी तो कभी नहीं थी, इस देश के भीतर किसान और मजदूरों की ऐसी बदतर हालत तो कभी नहीं थी, इस देश के भीतर रेवड़ियों के आश्रय या लाभार्थियों के आश्रय जो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा बांटा गया, उड़ाया गया, सरकार ने जो अपना प्रचार किया, ऐसी स्थिति तो कभी नहीं थी। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी भी यात्राएं की, उन यात्राओं में एक झटके में इस दौर में ब्रेक क्यों लग गया? दुनिया के किसी भी व्हाइट कंट्री में इस वक्त विकसित देशों की कतारों में खड़े देशों की यात्रा वो क्यों नहीं कर रहे हैं? और यह सवाल आखिरी सवाल था G20 को लेकर। जब कनाडा में G20 हो रहा था, उस वक्त जो वाशिंगटन से न्योता आया, प्रधानमंत्री नहीं गए। और क्यों नहीं गए इसको लेकर उसके बाद वो उड़ीसा पहुंचे तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो कुछ हुआ उसको बताने में कोई कोताही नहीं बरती और भारत के नागरिकों का साथ खड़े होकर कहा कि हम अमेरिका के साथ नहीं चल सकते हैं। जी, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया? एक के बाद एक परिस्थिति क्यों पलटती चली गई, जहां पर सबसे बड़ी डील हो गई, लेकिन उस दिन प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर चले गए। संसद के भीतर भाषण देते वक्त भी वह उस परिस्थितियों पर एक शब्द नहीं बोल पाए जिसका जिक्र वो पहले किया करते थे कि किसान आहत नहीं होगा, इस देश के भीतर प्रोडक्शन बढ़ेगा, इस देश के भीतर कॉरपोरेट और ज्यादा नेटवर्थ को बढ़ाएगा। तमाम परिस्थितियां देखिए एक झटके में कैसे बदल गई। तो क्या राहुल गांधी के बोलने का मतलब उस तमाम परिस्थितियों से बिल्कुल उलट हो जाता? इसीलिए इस दौर में एक झटके में गांधी का नाम लेकर, गांधी परिवार का जिक्र करते हुए, अतीत की राजनीति और होते होते बात भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विभाजन के दौर की परिस्थितियों में देश के पहले प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नेहरू, यहां से बात शुरू हुई और एक झटके में इस देश के इतिहास को बदलने की दिशा में क्या सरकार बढ़ गई और उसने तय कर लिया अब तो निशाने पर लेना ही होगा, अन्यथा हाथ से चीजें निकल जाएगी। यानी यह लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है या मौजूदा वक्त में भारत के जो अपने ताने बाने थे वो ताने बाने टूट ना जाएं, वो ताने बाने बरकरार रहे, या उन ताने बानों को तोड़ दिया गया है उसकी जानकारी ना निकल कर आए। इसी परिस्थिति में क्या राहुल गांधी को नहीं बोलने देना और प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया वो बोलते बोलते बात भारत के पुराने इतिहास को लेकर सवालिया निशान करते हुए अतीत के तमाम प्रधानमंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यह सवाल आज इसलिए बड़ा है क्योंकि यह पहला मौका है जब पार्लियामेंट के भीतर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। 14 दिनों के बाद इस पर चर्चा शुरू होगी, यानी इस बजट सत्र की जब दूसरी खेप जब जुटेगी उस समय चर्चा होगी, यानी 1985 के बाद, उससे पहले 66 और उससे पहले 1954। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन विपक्ष के नेता को बोलने की इजाजत नहीं है।
जिन जिन गढ़ी हुई परिस्थितियों को उभारने की कोशिश की जा रही है, वो भारत की अतीत की राजनीति के आसरे किसी भी प्रधानमंत्री को कोई मान्यता देने की स्थिति में मौजूदा प्रधानमंत्री नहीं है। तो वो कौन सी स्थिति थी जिसमें बात एक किताब से निकली? वो किताब क्या उस छवि को ही धराशायी कर रही थी जो राष्ट्रवाद और इस देश की सेना के आसरे प्रधानमंत्री मोदी ने खड़ा किया था। जरा कल्पना कीजिए, अगर पहले दिन राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर उस किताब को लेकर आ गए होते, जो किताब वो 2 दिन के बाद लेकर आए, और जब देश के रक्षा मंत्री ने खड़े होकर कहा कि किताब तो है नहीं, और वो किताब सामने रख देते, तो क्या होता? आप कहेंगे राहुल गांधी की स्ट्रेटजी या उनको जो थिंक टैंक है उनके, वो समझ नहीं पाए कि आने वाले वक्त में हर चाल कैसे चली जाती है, वो भी पार्लियामेंट के भीतर, तब जब सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता को बोलने देने की इजाजत रखता ही नहीं हो। हमें लगता है आज 3 हिस्सों में बात रखनी चाहिए। पहली बात, रूस भारत के बहुत करीब है। पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, उनके विदेश मंत्री हो, वह खुले तौर पर कह रहे हैं कि भारत की जनता भी ऐसी नहीं है और भारत भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका कह दे और वो तेल लेना बंद कर दे। वो रशिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं इकोनॉमिकली, लेकिन भारत को भी 9 से 10 बिलियन डॉलर का घाटा तो तुरंत होगा। एक क्षण के लिए सुन लीजिए पहले दोनों की बात। If India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind. Russian oil companies like Lukoil and Rosneft, and they're trying to control our trade, our investment cooperation, and our military technical ties with our largest strategic partners, like India, for example, and other BRICS members. तो क्या राहुल गांधी बोलते तो एक झटके में दुनिया के बड़े देशों के साथ भारत के जो संबंध अतीत के रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की वह छवि जो उन्होंने बनाई, वो धराशायी हो जाती? यह सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले जब भी रशिया को लेकर और वहां से खरीदे जाने वाले तेल को लेकर जब यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध चल भी रहा था, और भारत के विदेश मंत्री चाहे वो नाटो कंट्रीज में जाते हों, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हों, अमेरिका जाते हों, वो क्या कहते थे? वो जयशंकर हो या फिर भारत के राजदूत जो रूस में विनय कुमार हैं, याद कीजिए उनके इंटरव्यू को भी, सबका एक ही मानना था कि भारत सरकार की नीति सबसे पहले राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की है और व्यापार व्यावसायिक आधार पर होता है, और अगर सौदा सही है तो भारतीय कंपनियां सबसे अच्छे विकल्प से तेल खरीदेगी ही। इतना ही नहीं, जयशंकर ने तो कई मौकों पर यह कहा भी कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा का निर्धारण अपने हिसाब से तय करेगा, कोई और देश या समूह उसे डिक्टेट नहीं कर सकता। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रंप डील के बाद एक झटके में भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी और भारत के जो तेल मंत्री हैं उन्होंने तो चुप्पी थाम ली। और इन सब के बीच 24 घंटे पहले जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री सामने आए और उनसे भी जब यह सवाल पूछा गया तो वह भी लड़खड़ाते हुए किस तरीके से बात कह रहे थे, हमें लगता है उनकी बात को सुनिए, सुनने से पहले लगता है आप उनका हिंदी में समझ लीजिए वो क्या कहने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जानते हैं भारत तेल और गैस सेक्टर में मूल रूप से इंपोर्टर है, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमें अपने रिसोर्स की उपलब्धता के बारे में जागरूक रहना है। स्वाभाविक रूप से जब आप 80 से 85% तक किसी इंपोर्टेड रिसोर्स पर निर्भर होते हैं तो आपको तेल की वजह से बढ़ने वाली महंगाई की चिंता भी होगी। पता है, तेल महंगा होगा, देश में महंगाई बढ़ेगी, उन्होंने जिक्र किया। लेकिन सवाल तो था कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, अमेरिका जो कह रहा है उस हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, इसीलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं कि हमारी प्राथमिकता भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। जहां तक एनर्जी की बात है तो यह पक्का करना है कि सही कीमत पर और भरोसेमंद और सुरक्षित सप्लाई के लिए
पर्याप्त एनर्जी भारत को मिले। बात साफ हुई नहीं। खुद उन्होंने इसे कैसे गोल गोल घुमा के कहा, यही वो छवि है जो छवि इस दौर में बनी है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की, कि भारत जो कहता है वो टिक जाता है। लेकिन एक झटके में वक्त काटने की परिस्थितियां क्या इन बातों का उजागर राहुल गांधी करने जा रहे थे? एक किताब के जरिए बात हो रही थी, लेकिन बात कहीं आगे बढ़ जाती। क्या कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के सचिव, सुन लीजिए। You are aware that India is a net importer in the oil and gas sector. We are a developing economy. We have to be conscious about our resource availability. Naturally, when you are dependent to the extent of 80-85% on an imported resource, you have to have concerns about the possibility of inflation driven by energy costs. So it's not surprising, therefore, that our foremost priority is to safeguard the interests of Indian consumers insofar as energy is concerned too. तो क्या वाकई किसी भी चीज में मौजूदा सरकार या मौजूदा सत्ता की कोई स्पष्टता रही नहीं? उसने सिर्फ वक्त काटा और छवि बनाई। इसीलिए बीते 10 वर्षों में भारत के ऊपर कर्ज बढ़ता चला गया। इसीलिए बीते 10 वर्षों में भारत के भीतर असमानता बढ़ती चली गई। इसीलिए बीते 10 वर्षों में भारत के भीतर बेरोजगारी बढ़ती चली गई। इसीलिए बीते 10 वर्षों में राष्ट्रीय नीति लाभार्थी की खड़ी हो गई। इसीलिए 5 किलो अनाज जो गरीब कल्याण के नाम पर कोविड काल में शुरू हुआ था, उससे हटने का मतलब इस देश के भीतर गुस्सा और आक्रोश सड़क पर निकल कर आ जाता, उससे बचना था। क्या वाकई इस दौर में भारत के भीतर का जो किसी भी क्षेत्र का प्रोडक्शन हो, जो भारत का कोर सेक्टर हो, उन सब की निर्भरता बढ़ते बढ़ते चीन पर इस हद तक हो गई जहां पर $110 बिलियन का व्यापारिक घाटा पार कर गया? क्या ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कल तक जिस पाकिस्तान को लेकर भारत लगातार अटैक करने की परिस्थिति में रहता था और चीन के सवाल को लेकर वह संयुक्त राष्ट्र में भी कदम उठाता था कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ चीन अपने वीटो का इस्तेमाल करके कोई चर्चा होने क्यों नहीं देता है, आज उसी चीन की जरूरत भारत को क्यों पड़ गई? और वही रशिया जो एक वक्त भारत के साथ हमेशा से खड़ा रहा, अब उसका नाम लिए बगैर वह सिर्फ एनर्जी और एनर्जी कहां से लेंगे और भारत के कंज्यूमर कौन है, भारत की महंगाई क्या होगी और अमेरिका की डील बेहतरीन है, इस दिशा से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और इन सब के बीच एक किताब जब निकल कर आती है जिसमें वह छवि जो सेना को लेकर खुद सत्ता ने गढ़ी, जो सेना के आश्रय जो राष्ट्रवाद की छवि गढ़ी गई और यह बताया गया कि ताकत का मतलब क्या होता है और निर्णायक सरकार कैसे काम करती है, यह छवि उस किताब के हर अंश में टूटती बिखरती नजर आ रही है। और सवाल सिर्फ चीन की सेना को लेकर नहीं है, सवाल तो कई स्तर पर, चाहे सेना के भीतर सैनिकों को नियुक्त किए जाने की नई परिस्थिति अग्निवीर के जरिए बनाई हुई हो, या फिर अगर डोकलाम का जिक्र है तो फिर गलवान का जिक्र भी है उसमें। कई सवाल हैं जो खास तौर से सेना और सत्ता के बीच की उन परिस्थितियों को उभारते हैं जिसमें इस देश के भीतर कैसे डिफेंस डील भी होती चली गई और डिफेंस डील को इतना बड़ा बना दिया गया, या फिर बनाया जाते जाते यह बताया गया कि दरअसल हमारा रक्षा कवच यही है, वो तमाम परिस्थितियां क्या खुल जाती। और अब जब अमेरिका कह रहा है कि आप रूस से नहीं अगले 10 वर्षों में अमेरिका से ही हथियार खरीदेंगे, तो उसके मैसेज क्या है? यानी एक पूरा चक्रव्यूह एक किताब के जरिए निकलकर आ सकता था, इसीलिए चुप रहने को कहा गया, क्योंकि इस दौर में बड़ा सवाल तो एप्स्टीन फाइल का भी था और उसका भी जिक्र हो रहा था। शायद इसीलिए आज जब पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष के नेता को बोलने की इजाजत नहीं, तो फिर सत्ता के मंत्री भी खुले तौर पर गले में और हाथ में उन तस्वीरों को उठाकर चल रहे हैं जो भारत की उस अतीत की राजनीति को खंगाल कर उसको नए सिरे से मढ़ना बताना चाहता है, और उसके दायरे में कोई दूसरी तस्वीर नहीं, नेहरू की तस्वीर है।
यानी बात इस हद तक आमने सामने की खड़ी हो गई। एक तरफ राहुल गांधी सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं, यह किताब तो है, मान लीजिए, और दूसरी तरफ सरकार के मंत्री कह रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री भी एप्स्टीन फाइल की तर्ज पर जीवन शैली को अपनाए हुए थे। ये आप अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया, ये नेहरू ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? मनोज नरवाने जी, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the. तो क्या वाकई मौजूदा राजनीतिक सत्ता के सामने संकट इतना बड़ा है कि अगर विपक्ष का नेता पार्लियामेंट के भीतर अपनी बातों को रखता है और वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी गूंज शुरू हो जाती है, तो फिर सत्ता के सामने मुश्किल यह होगी कि वह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जवाब क्या दे, या फिर इससे हटकर देश के भीतर की राजनीति एक झटके में हिचकोले खाने लगेगी और यह सवाल बड़ा हो जाएगा कि चाहे इस देश का मीडिया सवाल पूछे या ना पूछे, चाहे इस देश के तमाम संस्थान सरकार के अनुकूल क्यों ना हो, लेकिन हकीकत तो यह है जो इस दौर में ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसे ऐसे सवाल उठे हैं, वो आईएमएफ का डाटा को लेकर सवाल उठाना हो और कहना हो कहीं ग्रोथ भारत का गलत तो नहीं, या फिर दुनिया भर के भीतर जो सवाल यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड समझौते के बाद की परिस्थितियों में भी यूरोपीय यूनियन से जुड़े 27 देशों में अलग अलग देशों की अलग अलग राय अपने व्यापारिक परिस्थितियों को लेकर है, तो वो एफटीए किस हद तक किस रूप में जाएगा, और इन सब के बीच वो अमेरिका जो अपने तौर पर दुनिया के भीतर दूसरे देश तो छोड़ दीजिए, अपनी नाटो कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी जो डील करता है, वो एक झटके में कनाडा और ग्रीनलैंड के मसले पर आकर और वेंजुला की घटना के बाद तोड़ने की परिस्थिति में आता है। तो क्या इस वक्त भारत सरकार या कहें सत्ता यह सोच रही है कि पता नहीं यह डील भी कब तक चलेगी, तो बात घुमाते रहिए, और राहुल इसको स्पष्ट तौर पर पार्लियामेंट के भीतर बताना चाहते हैं कि देखिए आप कहां कहां कैसे कैसे उलझ चुके हैं, और वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें आपने इस देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी डील से समझौता कर लिया। और शायद इसीलिए आज दिल्ली की सड़कों पर यूथ कांग्रेस एप्स्टीन फाइल को लेकर उतर आई। यूथ कांग्रेस के चंद लोग चले गए, प्रधानमंत्री के घर की तरफ पुलिस ने रोक दिया, लेकिन इन सब के बीच पार्लियामेंट के परिसर में एक पोस्टर भी निकाला गया और राहुल गांधी ने कहा, इस पोस्टर को देख लीजिए, हकीकत बाकी आप जान जाएंगे। जो भी प्रदर्शन इंडियन यूथ कांग्रेस के जो भी प्रदर्शनकारी धरने को यहीं पर शांतिपूर्वक समाप्त कर दें, वे अपने गंतव्य स्थान पर शांतिपूर्वक चले जाएं, अन्यथा इमेज ये दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए। दिस इज द इमेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हुआ है, ये हुआ है। जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है वो इस कारण हुई है। क्लियरली इसको समझिए। ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट, मेन चीज ये है। सच तो यह है कि मोदी माइनस बीजेपी, बीजेपी कहीं नहीं बचेगी। मोदी माइनस आरएसएस, इस वक्त आरएसएस भी कहीं नहीं बचेगी।
यानी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की छवि और उनके द्वारा खड़ा किया गया जो एक राष्ट्रवाद का पूरा भपका है, वो शायद इस दौर में ढहढहा कर गिर ना जाए। जो अंतर्राष्ट्रीय और देश के भीतर की राजनीति को साधने के तौर तरीके हैं, वो अगर उभर रहे हैं तो सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की छवि से ही जुड़े हुए हैं। आंच उस पर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यह सवाल मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता भी समझता है, नेता भी समझता है, संघ के स्वयंसेवक भी समझते हैं। इसीलिए 2 दिन पहले सरसंघचालक मोहन भागवत यह कहने से चूके नहीं कि बीजेपी के अच्छे दिन आरएसएस की वजह से आए। और उसका दूसरा चेहरा यह भी है कि आरएसएस के तमाम स्वयंसेवकों को इस दौर में जो लाभालाभ मिला है या उनको जो सुविधाएं खास तौर से जो ऊपर के ग्रेड के स्वयंसेवक हैं उनको मिली है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो पुरानी परिस्थिति नहीं रही जब साइकिल पे घूमेंगे, रेलगाड़ी में सफर करेंगे, बिल्कुल नहीं। वो पुराना वक्त भी नहीं रहा कि जिस तरीके से जिन मुद्दों पर जो सवाल उठेंगे उसमें संघ से जुड़े हुए संगठन उस पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल नहीं। किसान संघ किसानों की परिस्थिति पर चर्चा नहीं करेगा। भारतीय मजदूर संघ मजदूरों की परिस्थिति पर चर्चा नहीं करेगा। उद्योगों की स्थिति पर कोई चर्चा नहीं होगी। सिर्फ इस बात को लेकर चर्चा होगी कि भारत विकसित हो रहा है और सत्ता कह रही है तो सत्ता में इस वक्त हमारा एक स्वयंसेवक मौजूद है और इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता है। यानी इस पूरी परिस्थिति में वो पूरा का पूरा सत्ता पक्ष का हर चेहरा, हर नजरिया प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द आकर खड़ा है। अब सवाल आखिर के 2 ही बचे हैं। क्या वाकई राहुल गांधी उस छवि को धराशायी कर सकते हैं? और दूसरा सवाल है, क्या वाकई मोदी सत्ता भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद जो इस देश में कांग्रेस ने जो काम भी किया उसको पूरे तरीके से मिटा पाएगी या नहीं मिटा पाएगी? यह शायद उसकी नई शुरुआत 2024 के बाद के चुनाव परिणामों के बाद हो चुकी है। इसीलिए सत्ता किसी से समझौते के मूड में नहीं है। वो कोई चुनाव हारना नहीं चाहती है और इसी परिप्रेक्ष्य में आपको चुनाव आयोग की भूमिका नजर आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी नजर आ सकते हैं। मुख्यमंत्रियों का नतमस्तक होना भी दिखाई दे सकता है। लेकिन आखिरी सवाल तो वहीं आकर टिकता है। ये लड़ाई सिर्फ स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नहीं है। ये लड़ाई नरवणे की एक किताब में पढ़े जाने वाले अंश को लेकर नहीं है। ये किताब या कहें ये बहस सिर्फ एप्स्टीन फाइल के तहत सत्ता की नब्ज क्या अमेरिका ने दबा ली है उसको लेकर भी नहीं है। यह सवाल तो भारत के उस इतिहास को बदलने को लेकर है जो कहीं ना कहीं एक टीस है संघ के भीतर और कभी जनसंघ और अब बीजेपी के भीतर। और दूसरी तरफ यह लड़ाई है कि अगर इस दौर में नहीं लड़े तो फिर सब कुछ बदलने पर यह आमदा हो जाएंगे। और इसीलिए राहुल गांधी भी खड़े हैं और वो खड़े हैं तो दूसरी तरफ से आदेश भी है। संसद में ताला लग जाए चलेगा, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।